हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुकी है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, तो इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ से भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से तो आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सीटेट वाले कैंडिडेट है ना, सीटेट दिसंबर 2023 वाले जो कैंडिडेट है, सबसे पहली बात तो ये, अगर आप रियल में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं ना तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा। आप खुद देखिए, जो फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं ना, आपके 10-10, 15-15 लाख फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं और रिजल्ट आपका 8% है, 2% है, आपका इस तरह से रिजल्ट आता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख बच्चे उस चीज़ को क्लियर कर पाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि समय से तैयारी को स्टार्ट ना करना। और तैयारी अगर समय से स्टार्ट कर दी तो ये नहीं पता किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन सी हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या करें हम। जैसे काफ़ी लोग हैं, क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ PYQ करेंगे। ठीक है, जैसे आपको लिखा दिख जाएगा यूट्यूब पे कहीं पे भी 300 बेस्ट MCQ, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और वो इस तरह की चीज़ों को खुश होकर देखते हैं कि हम तो काफ़ी टाइम समय पढ़ चुके हैं, हमने 10 घंटे 15 घंटे स्टडी को दे रहे हैं और आराम से क्लियर हो जाएगा। सर नहीं होगा। रीज़न क्या है? PYQ से सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं होता है, साथ में जो आपकी थ्योरी है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। इनकी PYQ प्लस में थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देखेंगे तब भी आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ PYQ देखेंगे तब भी नहीं होगा। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। जब दोनों का कॉम्बिनेशन आप करेंगे तब जाके एग्जाम आपका बेस्ट तरीके से निकलेगा। साथ में फिर आती है आपकी प्रैक्टिस। तो मैं हमेशा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देता हूं। जैसे मैं अब आपको ये PYQ क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये सारे आपके ओरिजिनल PYQ हैं। और जो थ्योरी क्लासेस हैं वो हमारी जल्द ही ऐप के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगी। 4 से 5 दिन में आपकी जो थ्योरी क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे डाउनलोड करेंगे ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, और यहाँ पे नीचे आपको चैट लिखा हुआ दिखेगा। इस चैट पे आप क्लिक करना, और चैट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ सीटेट 2023 लिख के भेजना है। मैं आपको एक ग्रुप है जो सीटेट की कैंडिडेट्स का है उसमें आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, और हमारी जो तरीका है, हमारी जो बेस्ट प्रिपरेशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तद अनुरूपी खाद्य परिरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता। जब भी आप किसी एग्जाम को दें ना तो हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार पढ़िए। जैसे यहाँ पे नहीं था, अगर ये नहीं मिस हो जाएगा ना तो आप क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, आप वहीं पे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। और मेरा जो कराने का तरीका है, हर एक सिंगल लाइन का मतलब समझाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम तभी क्लियर होगा तब आप एकदम बेस से, एकदम जीरो लेवल से स्टडी करेंगे, और हम जाएंगे एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल का मतलब ये है, जैसे हमने मैथमेटिक्स पढ़ा तो मैथमेटिक्स सिर्फ सीटेट के लिए काम नहीं आएगा। आप आगे सीटेट के बाद आप जो टीचिंग एग्जाम्स देंगे ना, जिनसे आपको जॉब मिलेगी, वहां पे भी 100% ये चीजें आपके काम आएंगी। और एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा ये सोचता है, जो कैंडिडेट ये सोचता है मेरा मैथ एकदम जीरो है ना, तो वो पढ़ के देखिए एक बार। ठीक है, आप जीरो से एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको खाद्य परिरक्षण पूछा है कि खाद्य परिरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता, नहीं पूछा है। अब कैसे करेंगे आप? अब देखिए, जैसे सेब है, सेब से क्या बन गया, जैम बन गया। अब खाद्य परिरक्षण का आपको मतलब पता होना चाहिए। खाद्य परिरक्षण है ना, इसका मतलब ये है कि आप जो भोजन खाते हैं ना उसको आप सुरक्षित कैसे रख सकते हैं एक लंबे समय तक, एक लंबे समय तक। अब आप एग्जांपल से समझिए, जैसे सेब है तो सेब से आप क्या बना सकते हो, जैम बनता है सेब से। अब नॉर्मल सी बात है, अगर सेब है तो वो आपका 3 से 4 दिन में खराब हो जाएगा अगर लगातार रखा रहेगा, लेकिन जो जैम बनता है सेब से वो काफी लंबे समय तक चलता है। तो खाद्य परिरक्षण हो गया ना, कि आपका जो सेब था वो खाद था और इसका हमने परिरक्षण कर दिया। कैसे? हमने सेब को जैम के अंदर बदल दिया। तो ये तो अब एकदम करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखिए, कच्चा आम है,
कच्चा आम से क्या बनाते हैं हम? अचार बना लेते हैं। तो अगर आपका कच्चा आम है तो वो 5 से 7 दिन में आपका पक भी जाएगा और खराब भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी आम का अचार बना देते हैं तो अचार आपका लंबे समय तक चलता है। तो हो गया ना आपका खाद्य परिरक्षण। उसके बाद दाल देखिए, दाल से क्या बनती है? आपकी पापड़ बनती है। तो दाल होगी, आपने दाल बनाई तो वो भी खराब हो जाएगी, लेकिन इसी दाल से अगर आप पापड़ बना देते हैं ना तो वो लंबे समय तक चलती है। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध व पनीर। अब दूध व पनीर में देखिए आप, सीधा और सिंपल सा है। दूध है आपका नॉर्मल कितना समय? आपका 1 दिन, 1.5 दिन या फिर 2 दिन, इतने समय तक ही चलता है ना। और अगर आप इसी दूध का पनीर बना देते हैं, वो कितने समय चलेगा? वो भी आपका इतना ही चलेगा, 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन। उसके बाद वो भी क्या हो जाएगा? खराब होने लग जाएगा। तो खाद्य परिरक्षण का प्रदान नहीं करता कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध व पनीर। हो गया होगा, आपको मिल गया होगा आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी। तो हम इस तरीके से बेस्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं और ये सब चीजें मैं आपके साथ थ्योरी में डिस्कस करूंगा। हर एक सिंगल लाइन आपको सिर्फ इतना ही करना है, ऐप को डाउनलोड करके आप ऐप के अंदर पहुंच जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेत के टीले कहां पे पाए जाते हैं? रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? अफगानिस्तान इंग्लैंड में, उज्बेकिस्तान बांग्लादेश में, बर्लिन राजस्थान में और आपके आबू धाबी अफगानिस्तान के अंदर। और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना यहाँ पे, ये सभी आपके सीटेट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। हर एक सिंगल क्वेश्चन आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो आप ये मत सोचना कि सर अपनी तरफ से बना रहे हैं, नहीं, ये सभी आपके ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, आबू धाबी अफगानिस्तान के अंदर। अब हम इसकी जो थ्योरी है ना, जो मैं आपको करवाना चाहता हूं, तो उस थ्योरी से मैंने हल्का सा एक्सप्लेनेशन उठाया है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं इस चैप्टर का। तो देखिए, रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? आपके आबू धाबी में। आबू धाबी व आसपास के देश स्थित हैं रेगिस्तानी इलाकों के अंदर, तभी तो यहाँ पे क्या मिलते हैं? रेत के टीले मिलते हैं। आबू धाबी में जो पेट्रोल है वो पानी से भी सस्ता मिलता है। किस स्थान पर खजूर के पेड़ सबसे ज्यादा मिलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आगे आपका पूछा भी जाएगा कि किस स्थान पर खजूर के पेड़ सबसे ज्यादा मिलते हैं? कहां पे? आपके आबू धाबी के अंदर। और आबू धाबी की मुद्रा क्या है? आपकी दिरहम है, जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आबू धाबी की मुद्रा दिरहम पर किस भाषा में कुछ लिखा हुआ है? किस भाषा में? आपकी अरबी भाषा के अंदर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांबर और नारियल की चटनी है? तो देखिए आप, तेलंगाना गुजरात नहीं हो सकता, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपका सही है लेकिन उड़ीसा के अंदर नहीं है, तो ये भी गलत। उसके बाद देखिए आप, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ना ही आपका गोवा और केरल होगा। अब आपको याद होना चाहिए जो गोवा है, अब गोवा के अंदर क्या होती है? आपकी नारियल के तेल में बनी मछली। नारियल के तेल में जो बनी मछली होती है ना, वो गोवा का प्रसिद्ध भोजन है। ठीक है, अगर हम केरल की बात करें तो केरल में क्या खाया जाता है? आपका टेपियोका। और ये क्वेश्चन पता नहीं सीटेट में कितनी बार आपका ईवीएस के अंदर पूछा जा चुका है कि केरल में क्या है? आपका टेपियोका खाया जाता है, टेपियोका किसी भी चटनी के साथ। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अब जम्मू कश्मीर क्या है? आपके सरसों के तेल में बनी मछली, सरसों के तेल में बनी मछली। तो आप याद रखिएगा कि सरसों के तेल में बनी मछली कहां पे? जम्मू कश्मीर में। नारियल के तेल में बनी मछली कहां पे? आपकी गोवा के अंदर। और किसी भी नारियल की चटनी या किसी भी चटनी के साथ जो टेपियोका खाया जाता है वो आपका कहां पे होगा? आपका केरल के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको 100% याद रखनी है। अब हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये थ्योरी का पार्ट है और जो डिटेल थ्योरी है ना, वो मैं आपको करवाऊंगा ऐप के अंदर। जल्द ही हम 4 से 5 दिन में आपकी थ्योरी क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। तो आप ऐप के ऊपर बने रहिए, आप साथ में बने रहिए। हम यूट्यूब पे एमसीक्यू करेंगे एकदम बेस्ट तरीके से और थ्योरी क्लासेस हम करेंगे हमारी ऐप के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। लिचेन कहती है, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी मेरी माँ खाने की इच्छा होती है मेरी माँ को, तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो लिंग हु फेन जो डिश है ना, ये कहाँ की डिश है? आपकी हांगकांग की डिश है। और ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के अंदर आ चुके हैं, याद रखिएगा आप। सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध जम्मू कश्मीर से। और ये कैरेक्टर भी याद रखना। ये कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? जो हमारा चैप्टर है ना, जहां से हमारी थ्योरी आती है, तो थ्योरी के अंदर जो जूनी ने बताई है ये बात, जूनी एक कैरेक्टर का नाम है और इसने बताया है कि हम लोग कहां से हैं? जम्मू कश्मीर से हैं और हम वहां पे सरसों के तेल में बनी हुई मछली को खाते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि सरसों में तेल में बनी मछली का संबंध जम्मू कश्मीर से है। ये बात आपके दिए गए चैप्टर के अनुसार किसने कही है?
किस कैरेक्टर ने कही है, तो उसका नाम है जूनी। तो आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नारियल के तेल में बनी मछली, गोवा में। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ कप्पा यानी कि टेपियोका, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, कहां पे, केरल में। और जो करेक्टर है उसका नाम क्या है आपका, टॉमस, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कचनार की सब्जी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा आप। केले के फूलों की सब्जी केरल में। अब कैसे केले और कैसे केरल, तो याद रख सकते हैं आप। तो कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में, सहजन के फूलों के पकोड़े आपके महाराष्ट्र में, और सालन कहा जाता है तरीदार सब्जी को। ये भी आप याद रखिएगा स्टेटमेंट कि सालन किसे कहते हैं, तरीदार सब्जी को हम सालन कहते हैं। सहजन के फूलों के पकोड़े आपके महाराष्ट्र में, केले के फूलों की सब्जी आपकी केरल के अंदर, और कचनार के फूलों की सब्जी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा। अब आप ये मैप में देखिए आप, ये क्या है आपका, हरियाणा है, यहाँ पे है आपका चंडीगढ़, जो आपकी हरियाणा और जो पंजाब है ना, दोनों की राजधानी है। यानी कि चंडीगढ़ किस में पड़ता है, आपके हरियाणा में भी और पंजाब में भी, क्योंकि दोनों की राजधानी है। और यहाँ पे क्या है, मुंबई महाराष्ट्र से, तो मुंबई महाराष्ट्र आपका यहाँ पे पड़ता है। तो आप यहाँ से और यहाँ तक सबसे छोटे रास्ते, तो सबसे छोटे रास्ते का मतलब क्या हो गया, एकदम सीधी लाइन। तो आप यहाँ से और यहाँ तक जब एकदम सीधी लाइन खींचते हैं, तो आप इस तरह से खींचेंगे, सीधी और सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो इस लाइन के ऊपर से नहीं गुजरा। हरियाणा है, हरियाणा में तो चंडीगढ़ पड़ता है, तो ये तो आपका गुजरेगा। पंजाब है, चंडीगढ़ पड़ता है, ये भी जाएगा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये आपका राजस्थान है, तो राजस्थान में से आप जा रहे हैं निकल के डायरेक्ट, ये भी सही है। बचा क्या आपका गुजरात, क्योंकि गुजरात की जो सीमा है ना, वो देखिए यहां से स्टार्ट है और यहां पे खत्म है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। यानी कि जो गुजरात है ना, हम गुजरात के अंदर से नहीं गुजरेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। तो देखिए आप, मैं उस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी सत्र है, यानी कि पहाड़ी एरिया है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आपको इनके घरों की विशेषता बता दी, वहाँ पे इनका जो मौसम होता है मौसम की विशेषता बता दी। अब आपको ये पहचान करनी है कि यहाँ पे किस जगह के बारे में बातचीत हो रही है। और ये क्वेश्चन आपके सीटेट में 100% पूछे जाते ही जाते हैं। अब की बार भी आपका पूछा गया था। और देखिए, जो मैंने ईवीएस करवाई थी ना, अब की बार एक सिंगल क्वेश्चन ईवीएस में से बाहर नहीं था। आप जाके देख सकते हैं। अब आपको मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा ना, और जब थ्योरी करवाऊंगा ना, आप खुद समझ जाएंगे, इससे बेस्ट मैटर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा। तो देखिए आप, जम्मू कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, या फिर हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा, हिमाचल प्रदेश। अब हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए आप, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर हम बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। अगर आपको ये स्टेटमेंट मिले ना, तो आप जाएंगे असम के अंदर। और जो करेक्टर है वो कौन है, आपका भूपेन। और अरे इतने ऊंचे मकान, बहुमंजिला इमारत, अगर आपसे इस तरह की बात की जाए तो आप दिल्ली व दिल्ली जैसे बड़े शहरों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। हमारे यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। और यह क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। मिल गई ना आपको आपके आंसर। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मनाली, हिमाचल प्रदेश। और करेक्टर का नाम क्या है, आपका चमेली। और चमेली करेक्टर से ही आपका ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने बोला था जो करेक्टर है ना, उसका नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत ही क्या होती हैं, मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो यहाँ के बारे में बात हो रही है, आपके राजस्थान के बारे में। और जो करेक्टर कौन है, आपका कांसीराम, यानी कि काशी बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन बता रहे थे, आपकी चमेली। और यहाँ पे कौन बता रहा है, आपका कांसीराम। तो आगे बढ़ते हैं। आपको आंसर मिल गया होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, हिमाचल प्रदेश, यानी कि मनाली, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18 दिसंबर 2021 को
23:45। अब 23:45 का मतलब क्या हो गया कि आपके 24 घंटे वाली घड़ी का यूज हो रहा है। अब 23:45 का मतलब हो गया रात के 11:45, यानी 12 बजने के अंदर 15 मिनट है। तो 23:45 हो गए आपके रात के 11:45। तो प्रस्थान होती है और 19 अक्टूबर 2021 को यानी सुबह 7:45 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, यानी कि सुबह 7:45 पे पहुंच जाती है। अब इसके बीच में गैप कितना हुआ, कितने घंटे लगे? अगर आप 23:45 से यानी कि 11:45 से सुबह 7:45 तक काउंट करते हैं तो आपके 8 घंटे बनते हैं। तो हमें समय मिल गया 8 घंटे। अब आगे देखिए, इस ट्रेन की औसत चाल बताइए। हमेशा इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा इसी से आपका पूछा जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। हर एक सिंगल क्वेश्चन पे हम काम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। देखिए, दूरी का फॉर्मूला हर किसी को याद है। दूरी क्या होती है? आपके चाल गुणा समय होती है ना। तो यहीं से हमने चाल का फॉर्मूला निकाल लिया। चाल आपकी इधर आ जाएगी, दूरी और बटे समय हो जाएगा। अब दूरी हमें कितनी गिवन है? 432। समय कितना है? 8 घंटे। कट दीजिए आप, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, बच गए 3, 8 चौक 32 यानी 54 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हमें किसमें गिवन है आंसर? आपका मीटर पर सेकंड में। अब देखिए, यहाँ पे 54 भी दे रखा है और जो भी ध्यान नहीं देगा ना वो इसको करेक्ट कर देगा, लेकिन ये आपका गलत है। राइट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे हमारा 54 किलोमीटर आया है। अब जब हम 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं कन्वर्ट, तो आप किससे करोगे? 54 गुणा में 5/18 से। ये सब चीजें मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा। तो 18 तिया 54 और 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए। निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न हो देने के लिए वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं। यानी कि ऐसे दो जानवर हैं जिनके जो आगे के दांत है ना वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और वो और ज्यादा लंबे न हो जाएं, इसलिए वो क्या करते हैं? वस्तुओं को कुतरते हैं और उनको काटते हैं। तो वो कौन कौन से जानवर हैं? देखिए आप, छिपकली और गिलहरी। हाँ, गिलहरी तो आपका होता है, आगे के दो दांत कैसे होते हैं? आपके लंबे होते हैं, लेकिन छिपकली नहीं होती, तो गलत हो गया। छिपकली और कछुआ ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना ही आपके छिपकली के आगे दांत लंबे होते हैं और ना ही कछुए के। चूहा और गिलहरी ये एकदम करेक्ट है। आपको चूहे के बारे में भी अच्छे से पता है और गिलहरी के बारे में भी। इन दोनों के जो दांत है ना वो आगे से क्या होते हैं? आपके लंबे होते हैं दांत, दो दांत, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं? ये चीजों को कुतरते और काटते रहते हैं ताकि ये और ज्यादा लंबे न हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, ना ही आपका डी होगा सांप और गिलहरी, क्योंकि गिलहरी तो सही है लेकिन सांप आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दांतों के बारे में पढ़ लीजिए आप कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। गाय के जो पीछे के दांत हैं वो चपटे व बड़े होते हैं ताकि चीजों को चबा सके। जो भोजन है, जो घास है, जो घास फूस है जो खाती है गाय, उसको चबा सके। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। और ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं, आप इनको सीरियसली लेना, नॉर्मल मत लेना। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, पूरा निगल जाता है। और यही क्वेश्चन आपका सीटेट जो आपकी बार हुआ था ना 20 अगस्त को, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है सांप से रिलेटेड, कि जो सांप के दांत है ना होते तो नुकीले हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, क्या करता है? पूरा निगल जाता है। और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके जो दांत है वो घिसते रहते हैं। आपको मिल गया ना आंसर। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत के इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? हरियाणा का भाग है, उत्तराखंड का भाग है, बिहार का भाग है या फिर उत्तर प्रदेश का भाग है? तो ये जो आपका जिला है ये उत्तर प्रदेश का भाग है। और इत्र का मतलब होता है सेंट, जो हम यूज करते हैं ना छिड़कने के लिए, खुशबू के लिए, सुगंध के लिए, तो उसका मतलब होता है इत्र। ठीक है, अब इत्र के बारे में हम देख लेते हैं। रंग बनाने और कपड़े रंगने में जो काम आने वाले फूल है ना वो आपके गुलदावरी और जीनिया है। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है। मैं हर एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर वर्क करूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहिए अच्छे से। ठीक है, गुलाब जल और ग्लिसरीन प्लस में कुछ बूंद नींबू की डालकर इस्तेमाल करने से सर्दियों में त्वचा नहीं फटती। अब ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा जा चुका है और इसमें कैसे दी थी स्टेटमेंट कि हमारी जो दादी है वो पुराने जो नुस्खे हैं उनमें विश्वास रखती है। तो दादी क्या कर रही है? उनकी तो कुछ चीजें को मिलाती है और मिलाने के बाद ऐसी है कि वो त्वचा हमारी फटती नहीं है सर्दियों में। तो वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी चीजें हैं जो दादी मिलाती है त्वचा न फटने के लिए। तो हमसे ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। तो हर एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर मैं वर्क करूंगा, याद रखिएगा। इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध जिला आपका कन्नौज उत्तर प्रदेश मिल गया आपको। आगे देखिए,
कन्नौज में आसपास के इलाकों से ट्रकों में फूल भरकर लाए जाते हैं और फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फूलों का शुद्ध अर्क आपसे पूछा जाता है ना, तो आप बताएंगे इत्र को। फूलों का शुद्ध अर्क क्या होता है? आपका इत्र होता है। इत्र का मतलब क्या हो गया? यानी कि फूलों से मिलने वाला जो सबसे शुद्ध पदार्थ है ना, वो क्या है? आपका इत्र है। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है, तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या होगी? मैं हमेशा बोलता हूं 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो सीटेट है ना, उसके अंदर पूछे जाएंगे ही जाएंगे। किससे रिलेटेड? आपके मैप से रिलेटेड। अब इसमें देखिए आप, भोपाल कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश आपका यहां पे है, ठीक है, तो आपने यहां पे बना लिया भोपाल। अब उसके बाद बोल रहा है गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। गांधीनगर का मतलब क्या हो गया? आपका गुजरात के अंदर। तो गुजरात कहां है? आपका यहां पे है। तो मान लिया आपने ये गांधीनगर है, तो गांधीनगर के कहां पे बता रहा है? ठीक पूर्व में। अब ये गांधीनगर है तो इसके ठीक पूर्व में ही है ना। डायरेक्शन क्या होगी आपकी? यही तो डायरेक्शन होती है ना। ये आपका पूर्व, ये पश्चिम। मैं लिख देता हूं, चलो। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया, और नीचे साइड क्या हो गया? आपका दक्षिण हो गया। तो भोपाल है वो गांधीनगर के ठीक पूर्व में। तो गांधीनगर यहां पे है तो इसके ठीक पूर्व में हो गया भोपाल। तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में। अब यहाँ पे भोपाल है तो भोपाल का दक्षिण कौन सा होगा? यहाँ पे भी तो यही डायरेक्शन होगी ना, तो दक्षिण का मतलब यहाँ पे। और बेंगलुरु कहाँ पे पड़ता है? आपका कर्नाटक के अंदर। तो सीधा और सिंपल सा है, कहाँ पे आ जाएगा? आपका लगभग यहाँ पे दक्षिण में हुआ ना, तो दक्षिण के अंदर आपका ये हो गया। अब आपसे पूछा है गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा बताइए। अब ये आपका गांधीनगर है, इसके सापेक्ष पूछा है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु यही है ना आपका, तो कौन सी दिशा हो गई? आप बता दीजिए। ये आपका पूर्व, ये आपका दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। सीधा और सिंपल सा आंसर था। तो हम एकदम बेस्ट तरीके से एक एक चीज पे वर्क करेंगे। अब बने रहिएगा हमेशा साथ में, जो मैं बताता हूं उस चीज को फॉलो कीजिए। हमेशा 100% आप एग्जाम को क्रैक करेंगे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कांस्य ब्रांज के सही कथन को चुनिए। ये भी अब सीटेट में आया था आपका, आपकी बार ही आया था सीटेट में। तो यह टीन और जस्ता की मिश्र धातु है, गलत है। यह एक यौगिक है, गलत है। यह तांबा और टीन की मिश्र धातु है, ये एकदम करेक्ट है। और तांबा को हम क्या बोलते हैं? कॉपर। तो कॉपर प्लस जो टीन होता है ना, इसकी मिश्र धातु है आपका तांबा। और यह तांबा और टीन का सममांगी मिश्रण है, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। गोलकोंडा किले से संबंधित चीजें हैदराबाद म्यूजियम में रखी जाती हैं, जो विभिन्न मिश्र धातुओं की बनी हुई हैं, जैसे आपका कांस्य का। यहां से मतलब इस थ्योरी से ये चैप्टर को, इस क्वेश्चन को उठाया गया था, इसलिए मैं जो थ्योरी है ना उसको भी साथ में आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूं। जो एक्चुअल कंप्लीट थ्योरी है एकदम डिटेल से, पैडागोजी आपकी, वैसे थ्योरी, फैक्चुअल क्वेश्चंस की, सब कुछ हम एकदम बहुत ही बेस्ट तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कांसा किसका बना होता है? आपके तांबा प्लस टीन धातुओं का मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहा जाता है और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सीटेट में पता नहीं कितनी बार ही पूछा जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश नहीं हो सकता, मेघालय नहीं हो सकता, जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर होगा आपका लेह और लद्दाख। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका गौरव जानी एक व्यक्ति हैं जो आपकी यात्रा करते हैं मुंबई से स्टार्ट करके, ठीक है, और वो आपके जम्मू कश्मीर तक जाते हैं। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहां तक जाते हैं वो। तो उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका उठाया गया है, जहां पे एकदम बेस्ट तरीके से डिटेल को दिया गया है, ठीक है। तो हम उन सभी थ्योरी क्लासेस को करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए आप कि एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना सालों को मशीनों से नहीं बुना जा सकता, इनकी बुनाई हाथों से की जाती है। एक बुनकर जब 250 घंटे बुनाई करता है तब एक साधारण पश्मीना साल प्राप्त होती है। साधारण का मतलब क्या हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई भी आपका वो नहीं डाला, कोई भी आपका प्रिंट नहीं डाला, कोई भी अच्छी चीजें नहीं डाली हैं, वो एकदम सिंपल है। और इन बकरियों के खाल इतने पतले होते हैं कि आपके सिर का 1 बाल और इन बकरियों के 6 बाल बराबर होते हैं। यहाँ पर जो तापमान है आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। लेह और लद्दाख में ये लोग अपना पूरा सामान घोड़ों भाई याक पर लाद कर घूमते हैं। तो जो याक जानवर है ना, ये आपका ठंडे वाले इलाकों में पाया जाता है, जैसे लेह और लद्दाख वाले एरिया हो गए। लेह व लद्दाख तिकोने टेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? हम रेबो कहते हैं। आपको आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। अब देखिए कितनी बार मैंने आपको बताया है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे। जब मैं थ्योरी क्लासेस कराऊंगा ना, तो मैप को इतनी डिटेल से कराऊंगा कि आपके माइंड में जो मैप है ना वो सेट हो जाएगा, होना ही पड़ेगा उसको सेट, याद रखिएगा। तो देखिए अरब सागर की बात हो रही है, तो ये क्या है? एरिया आपके अरब सागर का है। ये क्या है?
आपके बंगाल की खाड़ी का है। अगर हम स्टेट को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपका राजस्थान है, आर से डिनोट कर रहा हूँ। ये गुजरात है, जी से कर दिया मैंने। ये मध्य प्रदेश है, ये आपका यूपी है। यहाँ पे क्या है, आपका महाराष्ट्र है। ये क्या हो गया, कर्नाटका हो गया। यहाँ पे ये क्या है, छोटा सा आपका गोवा। ठीक है, यहाँ पे आइए आप, केरल है। ये क्या है, आपका तमिलनाडु है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, इसमें ही तेलंगाना भी है आपका। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ हो गया। ये क्या हो गया, आपका उड़ीसा हो गया। तो हमसे पूछा था अरब सागर, तो अरब सागर के पास देखिए केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो केरल आपका यहाँ पे है, कर्नाटक ये हो गया और महाराष्ट्र ये हो गया, तीनों मिल गए हमें एक जगह पे ही। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, गुजरात ठीक है, महाराष्ट्र ठीक है, लेकिन तमिलनाडु कहाँ है, आपका बंगाल की खाड़ी साइड में पड़ता है, यहाँ पे है तमिलनाडु। तो ये बंगाल की खाड़ी है ये पूरी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना, तो तेलंगाना तो है ही नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। आंध्र प्रदेश है, वो भी कहाँ पे है, आपका पूर्व की साइड है। केरल, कर्नाटक ये दोनों तो ठीक है, लेकिन उड़ीसा कहाँ है, आपका फिर अरब सागर की, इसी बंगाल की खाड़ी साइड है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है। अब देखिए छऊ नृत्य है ना, अगर आप एक्चुअल में देखते हैं ना, तो ये आपका पता है कहां पे है, झारखंड, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। लेकिन एक्चुअल में आप अगर आंसर को देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, तो आपको इन तीनों में से कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन आप झारखंड के पास देखते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ पड़ता है। तो इसलिए जहां पे जो करेक्ट आंसर माना गया था ना सीटेट के द्वारा, वो आपका छत्तीसगढ़ माना गया था। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे असम है, अब असम के अंदर होता है आपका सतरिया। जो सतरिया जो नृत्य होता है ना, वो आपका असम के अंदर होता है। अगर मैं केरल की बात करूं तो मोहिनीअट्टम कहां पे मिलेगा, आपको केरल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कथक है, अगर मैं कथक की बात करता हूं तो आप यूपी चले जाइए। तो इन सब चीजों के बारे में हम थ्योरी क्लासेस में बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस तरीके से करेंगे इन चीजों को कि सिर्फ सीटेट नहीं, आप किसी भी एग्जाम को देना, आपके ये चीजें काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केचुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बना देते हैं, यानी कि एकदम हल्की बना देंगे, एकदम पोली बना देंगे, नरम नरम। ठीक है, केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, ये गलत है। केचुए किसी भी फसल को खरपतवार से बचाने का काम नहीं करते। खरपतवार आप जानते होंगे, जो अनवांटेड पौधे होते हैं ना, जिन्हें हम उगाना नहीं चाहते हैं, जो फसल के साथ अपने आप उग के जाते हैं, उसे बोलते हैं हम खरपतवार। केचुओं का मल मृदा को उर्वर या उपजाऊ बनाता है, ये भी एकदम करेक्ट है आपका। भाई जो हम मल जो होता है केचुओं का, उन्हीं से तो आपका क्या बनता है, खाद बनता है ना, उर्वरक बनता है ना, उर्वर बनता है ना। तो उससे क्या होगी, आपकी जो मृदा है उपजाऊ बनती है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, आपका ए हो गया, आपका बी हो गया और डी हो गया। तो देखिए कहां पे है, आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे देश में खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए जम्मू कश्मीर है, 370 हट चुका है, तो उसके बाद से जो आपके राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनके नंबर भी अलग हो गए। अगर हम वर्तमान की बात करें तो 28 आपके राज्य हैं और 8 क्या हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि दमन और दीव हैं, उनको भी लक्षद्वीप, दमन और दीव, उनको भी मिला के एक कर दिया। तो देन उसके बाद से हमारे 8 क्या है, आपकी यूटीज हैं, याद रखिए। और स्टेट कितने हैं, आपके 28। तो देखिए ये आपके 15 क्वेश्चंस थे। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डेली आप रेगुलर वीडियोस को देखिए। जो एमसीक्यू क्लासेस हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, और जो हमारी थ्योरी क्लासेस हैं वो हम करेंगे ऐप के अंदर, जिसमें आपको साइकोलॉजी, पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, आपको सब कुछ मिलेगा। और इसी तरीके से एकदम बेस्ट तरीके से मिलेगा, जो आपको अगर आपने एक बार मुझसे पढ़ लिया ना, दोबारा कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बात को याद रखिएगा। तो वीडियो में हमेशा बने रहिए। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।